हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो लास्ट क्लास में अगर आप लोग को याद होगा तो हमने जो है व्रण तथा उसके स्त्राव के विषय में बात कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में 8 प्रकार के व्रण के विषय में हमने बात किया था, लेकिन मैंने सिर्फ, आपको ध्यान होगा तो सिर्फ 6 टाइप्स के आपके व्रण और उसके स्त्राव बताए थे। ठीक है, बचा हुआ जो आपका था उसको अपन आज की क्लास में देखेंगे, यानी कि गोविंदा पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 45 नंबर का जो पेज है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, जो संधिगत व्रण है, संधिगत व्रण है, ठीक है, उसके विषय में बात करें, उसका स्त्राव कैसा होता है। तो संधिगत जो व्रण होता है उसमें जो है चाशनी के समान फेन, पूय तथा रक्त मिश्रित स्त्राव आपको देखने को मिलेगा। तो फेन, पूय तथा रक्त मिश्रित स्त्राव जो है वो संधिगत व्रण में आपको देखने को मिलता है। तो संधिगत व्रण में मेनली फेन, पूय तथा रक्त मिश्रित जो स्त्राव है चाशनी के समान, ठीक है, जो आपको स्त्राव है वो देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कोष्ठगत व्रण। तो कोष्ठगत व्रण में किस प्रकार का स्त्राव होता है। तो कोष्ठगत जो व्रण होता है उसमें रक्त, मूत्र, पुरीश, पूय तथा उदक स्त्राव आपको देखने को मिलेगा। तो रक्त, मूत्र, पुरीश, पूय तथा उदक जो स्त्राव है वो आपको क्या है, कोष्ठगत व्रण में आपको देखने को मिलेगा। तो कोष्ठगत व्रण में रक्त, मूत्र, पुरीश, पूय तथा उदक स्त्राव देखने को मिलते हैं। फिर मर्मगत व्रण के विषय में बात करें तो मर्मगत जो व्रण होता है उसमें मिश्रित लक्षण दिखाई देंगे। तो मर्मगत जो व्रण होता है उसमें क्या है, मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं वातज व्रण का जो है मेनली वर्णन किया गया है। तो वातज व्रण जो होता है उसका वर्णन किया गया है, वहाँ उसका जो वर्ण होता है, ठीक है, वो कैसा होता है। तो वातज व्रण जो होता है उसका वर्ण जो होता है भस्म कपोत अस्थि के समान, ठीक है, कपोत अस्थि। और पित्तज वर्ण का जो वर्ण होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, कपिल तथा पिंगला वर्ण का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ऐसे करके याद रख लेना। पित्तज वर्ण का जो होता है वो कपिल पिंगला वर्ण का होगा, और आपका जो वातज वर्ण है, ठीक है, उसका जो वर्ण होगा वो भस्म तथा कपोत अस्थि के समान होता है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में आपका आगे जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या है, शस्त्र कर्म के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो शस्त्र कर्म के विषय में इसमें आपको जब मैं आप लोग को सुश्रुत संहिता पढ़ाऊंगा तो इसका मैं प्रॉपर कोड बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जब अपन तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं तो उस टाइम मैं कोड नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। ऐसे ही आप लोग को 2-3 बार इसको पढ़ना है, तब बाद में जब मैं सुश्रुत संहिता पढ़ाऊंगा तो उस दौरान इसका कोड बताऊंगा, तो आपको उस टाइम याद रखना है। तो जैसे कि छेदन कर्म के लिए, ठीक है, आपके जो शस्त्र कर्म है, ठीक है, तो उसमें छेदन कर्म के विषय में बात करते हैं सबसे पहले। तो छेदन कर्म किन में किया जाता है। ठीक है, तो शस्त्र कर्म के अंतर्गत जो छेदन कर्म होता है वो अर्श में, ठीक है, अर्श में चर्म कील के लिए, ठीक है, अर्श में चर्म कील, इसके अलावा अर्बुद में तिलकालक, ठीक है, भगंदर में अधिमास, इसके अलावा शतपोनक जो होता है, ठीक है, उसमें आपका क्या बोला गया है, मांस संघात। और इसके अलावा आपका जो कफज ग्रंथि होता है उसमें मांसकंद तथा व्रणवत्म होता है उसमें क्या है, वाल्मीकि। तथा अस्थि व मज्जागत जो शैल होता है उसमें जतुमणि। तथा अगर आगे अपन बात करें तो स्नायु मांस सीरा कोथ जो होता है उसमें उपदंश। ठीक है, ये मेनली यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आपका जो है और किसमें छेदन करेंगे तो अग्रशु तथा गलसूंडे का, ये टोटल 10 जो डिसीज है, ठीक है, उसमें क्या है, छेदन कर्म किया जाता है। तो याद रखना, ठीक है, अर्श चर्मकील, ठीक है, अर्बुद तिलकालक, ठीक है, भगंदर, अधिमास, इसके अलावा शतपोनक, मांस संघात, कफज ग्रंथि, ठीक है, मांसकंद, और आपका व्रणवत्म, वाल्मीकि, ठीक है, अस्थि जो आपका मांसगत जो शैल्य है जतुमणि, ठीक है, इसके अलावा आपका स्नायु मांस सिराकोथ, ठीक है, उपदंश में। और आपका बोला गया है ये जो सीक्वेंस है वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये नंबरिंग मत याद करना। ठीक है, ये आपको थोड़ा, ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, नंबरिंग थोड़ा सा गलत लिख किया है तो उसको थोड़ा सा सुधार लेना आप लोग। अर्श चर्मकेल अर्बुद तिलकालक भगंदर अधिमास सतपोनक मांसंघात कफज ग्रंथि मांसकंद व्रणवत्म वाल्मीकि अस्थि मांसगत जो शैल्य है जतुमणि, इसके अलावा स्नायु मांस सिरा के कोथ उपदंश अग्रशु, ठीक है, और आपका गलसूंडे का, ये जो ऐसे व्याधि है जिनमें अपने को क्या है, मेनली छेदन कर्म करना है। ठीक है, ये व्याधियों के नाम याद रखना। ये टोटल आपके अगर काउंट करेंगे तो ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है, 10 नहीं है, ज़्यादा है ये। ठीक है, अपन मैं थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट थोड़ा सा लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं अपने खुद प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम बनाया था, इसी वजह से यहाँ पे उसको मैं करेक्शन करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो ये बहुत पुराना नोट्स है, इस वजह से थोड़ा सा इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो भेदन कर्म के विषय में बात करते हैं। तो भेदन कर्म अपन क्या है, जो विद्रधि है, स्तन रोग के जो विद्रधि हो गया, ठीक है, स्तन रोग के, वृद्धि रोग हो गया, प्रमेह पीढ़ी का हो गया, विसर्प हो गया, क्षुद्र रोग हो गया, व्रणशोप, अलजी,
नाड़ी व्रण, अस्मरी, ठीक है, विदारिका, मेदो रोग, इसके अलावा आपका ग्रंथि, अवमंथक, वृंद, कुंभिका, तालु पुप्पुट, ठीक है, अनसुई तथा दंत पुटपुट, पुष्कारिका, ठीक है, तथा तुंडिकेरी, गिलायु, इन सभी में मिलने के आपका भेदन कर्म किया जाता है। तो इसको भी ऐसे ही याद रखना, ठीक है। जब मैं सुश्रुत संहिता पढ़ाऊंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे ही इसको एक्यूरेट याद रखना है। फिर जब मैं सुश्रुत संहिता पढ़ाऊंगा उस दौरान मैं प्रॉपर इसको कोड के साथ में डिकोडेशन करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। विद्रधि, स्तन रोग, ठीक है, वृद्धि, प्रमेह पीड़िका, विसर्प, क्षुद्र रोग, व्रण, शोप, अलजी, नाड़ी व्रण, अश्मरी, विदारिका, मेदो रोग, ग्रंथि, अवमंथ, वृंद, इसके अलावा कुंभिका, तालु पुटपुट, अनसुई और आपका दंत पुटपुट, इसके अलावा जो आपका पुष्कारिका, तुंडिकेरी और गिलायु, ये मैंने आपके बताया कि जिनमें भेदन कर्म करना है। फिर लेखन कर्म के विषय में बात करें तो किन में जो है लेखन कर्म किया जाता है, तो रोहिणी हो गया, किलास हो गया, इसके अलावा मंडल कुष्ठ हो गया, उपजीविका हो गया, अधिजीविका हो गया, नेत्रवत्म हो गया, दंत वैदर्भ हो गया, मांसकंदी हो गया, माशोन्नत हो गया, ग्रंथि रोग हो गया और अर्स हो गया। इन सभी में क्या है लेखन कर्म किया जाता है। तो रोहिणी, किलास, मंडल कुष्ठ, उपजीविका, अधिजीविका, नेत्रवत्म, दंतवैदर्भ, मांसकंदी, माशोन्नत, ग्रंथि रोग तथा अर्स, इनमें क्या है लेखन कर्म किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं वेधन कर्म के विषय में। तो वेधन कर्म कौन से डिसीज में बताया गया है, तो विकृत सिराएं, ठीक है, विकृत सिराओं में, इसके अलावा दकोदर हो गया, ठीक है, मूत्र वृद्धि हो गया, पक्व गुल्म तथा कर्दम विसर्प, ठीक है, इनमें क्या है मेनली वेधन कर्म किया जाता है। तो विकृत सिराएं, दकोदर हो गया, मूत्रवृद्धि, पक्व गुल्म तथा कर्दम विसर्प, इनमें क्या है वेधन कर्म किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके ऐषण कर्म के विषय में बताया गया। तो ऐषण कर्म कौन से डिसीज में किया जाता है, तो ऐषण कर्म उन्मार्गी व्रण में, नाड़ी व्रण में, शैलयुक्त व्रण में, इन सभी प्रकार के जो व्रण होते हैं उनमें क्या है ऐषण कर्म किया जाता है। तो उन्मार्गी व्रण हो गया, नाड़ी व्रण हो गया तथा शैलयुक्त जो व्रण होता है उसमें क्या है ऐषण कर्म किया जाता है। आहरण कर्म के विषय में बात करें तो आहरण जो कर्म होता है वो दंत शर्करा, पाद शर्करा, मूत्र शर्करा, ठीक है, ये शर्करा वाले पहले याद रखना, दंत, मूत्र और पाद, ठीक है, तो दंत, मूत्र और पाद, ठीक है, तो ये आपके शर्करा हैं, इनमें किया जाता है। इसके अलावा अश्मरी, मूढ़गर्भ, शिरास्थि के शैल, शरीरस्थ शैल, ठीक है, मूढ़गर्भ हो गया, शरीरस्थ शैल, और उसके बाद में आपके जो मल हैं दंत और कर्ण के मल तथा गुदवर्ष, ठीक है, इनमें मिलने के आपका आहरण कर्म किया जाता है। तो आहरण कर्म दंत, पाद, मूत्र शर्करा, ठीक है, अश्मरी, मूढ़गर्भ, शरीरस्थ शैल, दंतमल, दंत कर्णमल और गुदवर्ष, इनमें क्या है आहरण कर्म किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो सीवन कर्म के विषय में बात करते हैं किन में जो है सीवन कर्म किया जाता है। तो सीवन कर्म के विषय में यहाँ पे आपको बताया गया जो सीवन कर्म होता है वो मेद, समुत्थित, भेदन व्रण, ठीक है, भेदन व्रण, सुलेखित गद, ठीक है, ये मेरे आपको श्लोक बोला गया है कि मेद, समुत्थित, भेदन व्रण, सुलेखित गद, इसके अलावा चल संधि आश्रित होने वाले जो सद्य व्रण होते हैं, ठीक है, उनमें क्या आपका सीवन कर्म किया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर विस्त्रावण कर्म के विषय में बात करते हैं। तो विस्त्रावण जो कर्म होता है वो सभी प्रकार के जो अर्बुद है, ठीक है, सभी प्रकार के विसर्प हैं, सभी प्रकार की जो विद्रथियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें से आपका यहाँ पे ये बोला गया है जो हाँ सभी प्रकार की विद्रथियाँ हो गई, ठीक है, और आपका यहाँ पे आपका वातज, पित्तज, कफज जो ग्रंथि रोग है, ठीक है, वातज, पित्तज, कफज जो उपदंश है, ठीक है, इनमें क्या है विस्त्रावण कर्म किया जाता है, ठीक है, जो सन्निपातिक होता है उसमें नहीं करते, बाकी में सभी में करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर स्तन रोग के विषय में बात करें कौन से स्तन रोग में मेनली कौन से में और ऐसे डिसीज हैं जिसमें क्या है अपन जो है विस्त्रावण कर्म कराते हैं। तो स्तन रोग हो गया, क्षुद्र रोग हो गया, ठीक है, कुष्ठ हो गया, स्लीपद हो गया, विदारिका हो गया, ये भी ऐसे डिसीज हैं जिसमें विस्त्रावण कर्म कराया जाता है। तो स्तन रोग, क्षुद्र रोग, कुष्ठ, स्लीपद, विदारिका, इनमें क्या है विस्त्रावण कर्म कराया जाता है। इसके अलावा ओष्ठगत जो रोग हैं उसमें भी विस्त्रावण कर्म कराते हैं, जैसे कि आपके वातज पित्तज, कफज, रक्तज जो ओष्ठ रोग हैं, ठीक है, ओष्ठ रोग में भी आपके कौन से दोष वाले पित्तज, कफज तथा रक्तज जो ओष्ठ रोग हैं उनमें क्या है विस्त्रावण कर्म कराया जाता है। दंत रोग के विषय में बात करें तो दंत रोग में शीताद हो गया, शौशीर हो गया, उपकुश हो गया, कृमि दंत हो गया, दंत वेष्ट हो गया, दंत पटपुट हो गया, ठीक है, इनमें क्या है ये जो दंत रोग हैं, ठीक है, इनमें भी क्या है विस्त्रावण कर्म कराते हैं। शीताद, शौशीर, उपकुश, कृमिदंत, दंतवेष्ट, दंत पुटपुट, इनमें क्या है इन दंत रोगों में विस्त्रावण कर्म कराया जाता है।
फिर उसके अंदर तालु के विषय में बात करते हैं। तो तालु रोग में मेनली तालु जो पुट होता है उसमें विस्त्रावण कर्म कराया जाता है। तो तालु रोग में भी तालु कटकट होता है, ठीक है, कटकट होता है, उसमें आपका क्या है मेनली विस्त्रावण कर्म कराया जाता है। और कंठ जो रोग है उसमें क्या है गल सालुका में मेनली जो है विस्त्रावण कर्म कराया जाता है। इसी प्रकार कर्ण रोग के विषय में बात करें तो कर्ण रोग में कर्णपाली का जो रोग होते हैं उसमें विस्त्रावण कर्म कराया जाता है। तो कर्ण रोग में भी कर्णपाली के जो रोग है उसमें विस्त्रावण कर्म कराया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 8 प्रकार के आपके जो शस्त्र कर्म हैं वो कौन से डिसीज़ में कराया जाता है। पर्टिकुलरली एक डिसीज़ दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा शस्त्र कर्म कराया जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रहना है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया शस्त्र अतियोग के लक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया जो शस्त्र है उसका अगर अतियोग हो गया तो उसके लक्षण क्या है, जैसे कि मांस मर्म में अगर वृद्ध हो गया, ठीक है, मांस मर्म वृद्ध हो गया तो उसमें आपका क्या देखने को मिलेगा, मांस मर्म में जो अत्यधिक जो है आपको मान के चलो मांस मर्म में आपको जो शस्त्र है उसके प्रवेश ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसके क्या लक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मांस मर्म वृद्धि के लक्षण बताए गए हैं कि भ्रम होता है, प्रलाप होता है, इसके अलावा ऊर्ध्वश्वास, मूर्छा, इसके अलावा मतलब आपका बोला गया है माशोदक सम जो है रक्त स्त्राव आपको देखने को मिलेगा, सर्व इंद्रियार्थ तथा आपका बोला गया ग्रहण शक्ति, शरीर व त्वचा का पांडुवर्ण का हो जाना, ठीक है। तो ये मेनली आपके क्या है आपको जो है मांस मर्म वृद्धि के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। मांस मर्म जो आपका वृद्धि है उसके लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। उसके अतियोग के कि भ्रम, प्रलाप, उस ऊर्ध्वश्वास, मूर्छा, माशुकोदक सम रक्त स्त्राव, ठीक है, सर्व इंद्रियार्थ, इसके अलावा ग्रहण शक्ति, ठीक है, और आपका बोला गया है ग्रहण अशक्ति, ठीक है, ग्रहण अशक्ति है ये, ठीक है, ग्रहण अशक्ति, इसके अलावा शरीर व त्वचा का पांडुवर्ण का हो जाना। फिर शीरा वृद्धि के लक्षण बताए गए, शीरा वृद्धि में अगर हो गया, ठीक है, तो उसके क्या है, तो इंद्र गोपसम रक्त स्त्राव होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका बोला गया है कि अधिमंत तथा शिरोरोग की उत्पत्ति हो सकती है। तो अगर सीरा में अगर जो वृद्धता है उसके लक्षण बताए गए हैं, इंद्र गोपसम रक्त स्त्राव, अधिमंत तथा शिरोरोग की उत्पत्ति होगा। स्नायु वृद्धि के लक्षण के विषय में बात करें तो आपका बोला गया है कुबड़ापन, ठीक है, कुबड़ापन उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा शरीर जो अंग है, ठीक है, शरीर अवयव है उसमें ग्लानि होगा। इसके अलावा क्रिया जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्रिया अशक्ति बताया गया है। तीव्र वेदना तथा व्रण का देरी से रोहित होना, ठीक है, ये मेनली आपका क्या है स्नायु वृद्धि के लक्षण बताए गए हैं। तो कुबड़ापन, ठीक है, सिरा जो अवयव हैं शरीर अवयव हैं उसमें क्या है ग्लानि होगा, क्रिया अशक्ति, तीव्र वेदना तथा व्रण का देरी से रोहित होना, ये मेनली आपकी स्नायु वृद्धि के लक्षण में बताया गया। तो इसको आपको याद रखना है। देन बात करते हैं संधि छत के विषय में। तो संधि छत के विषय में क्या बोला गया, तो संधि छत के विषय में बात करें तो शोफ अतिवृद्धि, ठीक है, संधि छत में सबसे पहले जो लक्षण है शोफ अतिवृद्धि होगा, ठीक है। इसके अलावा शोफ की अत्यधिक मतलब वृद्धि होगा, ठीक है। इसके अलावा भयंकर वेदना होगा, बल वर्ण में क्षीणता हो जाएगा, पर्वभेद, इसके अलावा कार्य का अभाव, ये मेनली क्या है संधि छत वृद्धि के लक्षण है, ठीक है। तो संधि छत अगर हुआ तो ये जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं अस्थि वृद्धि के विषय में। तो अस्थि वृद्धि में बोला गया है कि दिन रात घोर पीड़ा होगी, ठीक है। तो अस्थि वृद्धि में क्या लक्षण है, दिन रात घोर पीड़ा होगी। इसके अलावा सर्व स्वस्थासु न शांति, ठीक है, ये मेनली आपका बताया गया। इसके अलावा तृष्णा, अंगसाध, शोथ तथा आपका रुक्षता, यह सभी जो लक्षण है वो अस्थि वृद्धि के हैं। तो दिन रात जो है बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका सर्व स्वास्थासु न शांति, तृष्णा, अंगसाध, शोथ तथा रुक्षता, ये क्या है अस्थि वृद्धि के लक्षण है। व्याधि के प्रकार के विषय में बात करें आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये तो वृद्धता के लक्षण हो गए शस्त्र के। अब बात करते हैं व्याधि के प्रकार के विषय में। तो व्याधि मेनली 3 प्रकार के होते हैं, उपसर्गिक रोग, इसके अलावा प्राक केवल और पूर्व रूप, ठीक है। तो ये मेनली 3 प्रकार के आपके व्याधि के विषय में यहाँ पे बताए गए हैं। क्या क्या होते हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं औपसर्गिक रोग। औपसर्गिक रोग के विषय में क्या बोला गया, तो औपसर्गिक रोग के विषय में यहाँ पे बोला गया है कि पूर्व उत्पन्न रोग के साथ में पीछे से दूसरा रोग उत्पन्न होकर के प्रथम रोग के साथ मिल जाते हैं और उस दूसरे रोग को औपसर्गिक या उपद्रव कहते हैं। मतलब क्या बोला गया, पूर्व उत्पन्न रोग के साथ में, ठीक है, पीछे से दूसरा कोई रोग आकर के क्या है उसके साथ में मिल जाएगा, और प्रथम रोग के साथ में ही मतलब जैसे कि पहले जो रोग हुए हैं, ठीक है, उसी के साथ में कोई दूसरा रोग जो है आकर के उत्पन्न होकर के जब मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उस दूसरे रोग को औपसर्गिक रोग कहेंगे, या फिर जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कहते हैं, ठीक है, उपद्रव कहते हैं। फिर प्राक केवल किसे बोला जाता है, तो प्राक केवल जो रोग पूर्व ही उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जो रोग क्या है पूर्व ही उत्पन्न हो जाते हैं और पूर्व रूप तथा उपद्रव से रहित होते हैं,
उसे प्राक केवल व्याधि कहते हैं। तो जो रोग पूर्व ही उत्पन्न हो जाते हैं और पूर्व रूप अर्थात तथा उपद्रव से रहित होते हैं, तो जो रोग जो है पूर्व ही उत्पन्न हो जाते हैं और पूर्व रूप यानी कि उपद्रव से रहित होते हैं, उन्हें प्राक केवल व्याधि कहा जाता है। ये प्राक केवल व्याधि के विषय में बताया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं, तो पूर्व रूप यानी कि जो लक्षण भावी में उत्पन्न होने वाले रोग के लक्षणों, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, जो लक्षण भावी में उत्पन्न होने वाले रोगों के लक्षणों को बतलाता है उसे पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व रूप में बोला गया है जो लक्षण भावी में उत्पन्न होने वाले रोगों के लक्षणों को बताता है उसे क्या है, पूर्व रूप कहते हैं। ये यहाँ पे बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पूर्व रूप क्या है, प्राक केवल क्या है और औपसर्गिक क्या है। ठीक है, फिर सुश्रुत अनुसार गण तथा जो आपका रोग अधिकार है उसको अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो सुश्रुत के अनुसार कौन से गण बताए गए हैं उसको अपन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका विदारी गंधादि गण है, तो विदारी गंधादि गण का मेनली रोग अधिकार क्या बताया गया है, तो यह मेनली वात पित्त नाशक होते हैं, शोथ गुल्म, इसके अलावा ऊर्ध्वश्वास तथा काश का नाश करने वाला होता है। तो विदारी गंधादि जो गण होता है वो वात पित्त नाशक होते हैं, शोष गुल्म ऊर्ध्वश्वास तथा काश का नाश करने वाला होता है। ये विदारी गंधादि गण के विषय में बताया गया। आरकवद आदि गण के विषय में बात करें तो आरकवद आदि जो गण होते हैं उसका रोग अधिकार में बोला गया है कि व्रण शोधक होते हैं, ठीक है, कफ नाशक होते हैं, प्रमेह, कुष्ठ तथा ज्वर नाशक होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपके क्या है, विदारी गंधादि गण के जो गण के जो औषधियाँ हैं उनके जो द्रव्य हैं उनकी जो है प्रॉपर्टी बताया गया है कि व्रण शोधक होता है। विदारी गंधादि गण के जो द्रव्य होते हैं वो कफ नाशक होते हैं, प्रमेह, कुष्ठ तथा ज्वर का नाश करने वाला होता है। इसके अलावा वरुण आदि जो गण की औषधियाँ होती हैं वो क्या है, कफ मेद नाशक होते हैं तथा अंतर्विद्रधि नाशक होते हैं। तो वरुण आदि गण की जो औषधियाँ होती हैं वो कफ मेद नाशक होता है तथा अंतर्विद्रधि नाशक होते हैं। फिर बोला गया है विरतवीर आदि जो गण की औषधियाँ हैं वो क्या है, अस्मरी हो गया, शर्करा हो गया, मूत्रकृच्छ हो गया तथा मूत्रघात का नाश करने वाले होते हैं। ठीक है, तो अस्मरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ तथा मूत्रघात का नाश करने वाले होते हैं। फिर उष्कर आदि गण की जो औषधियाँ होती हैं, ठीक है, उष्कर आदि गण की जो औषधियाँ होती हैं वो मिलने क्या है, सिमिलर ही है। ठीक है, बस यहाँ पे आपका क्या है, गुल्मनाशक ऐड हो जाएगा। ठीक है, मूत्रघात नाशक नहीं, गुल्मनाशक होते हैं। बाकी आपका अस्मरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ, ठीक है, इनका तो नाश करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपका गुल्म का भी नाश करेगा। ये आपको याद रखना है। देन आप अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या है, पिपाशाहर। ठीक है, तो पिपाशाहर के अंतर्गत मेनली जो है आपके जो द्रव्य हैं वो यहाँ पे बताया गया है। पिपाशाहर जो द्रव्य होते हैं मतलब जो क्या है, जो आपका पिपासा है उसको शांत करने वाले हैं, तो उसके अंतर्गत आपका उत्पल आदि गण, ठीक है, तथा आपका परुष आदि गण जो है मेनली आता है। ठीक है, तो परुंशक आदि गण और आपका उत्पल आदि जो गण है वो क्या है, पिपाशाहर के अंतर्गत आते हैं। कृमिनाशक जो हैं, ठीक है, कृमिनाशक के अंतर्गत कौन से द्रव्यों को रखा गया है, कौन से गण को रखा गया है, तो कृमि का नाश करने वाले जो हैं वो उसके अंतर्गत आपका शूरशर आदि गण आता है, त्रप्य आदि गण आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका लाक्षादि गण आता है। मतलब यहाँ पे आपका जो डिसीज है उसको बता दिया गया है, ठीक है, और गण को यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो गण यहाँ पे आ गया है, ठीक है, और रोग यहाँ पे आ गया है, रोग यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 वाले पॉइंट से याद रखना कि पिपाशाहर कौन से गण के हैं, तो उत्पलादि गण, परुषादि गण, ठीक है, कृमिनाशक कौन से हैं, तो शूरशार आदि गण, त्रैपादि गण तथा लाक्षादि गण। रक्त पित्त नाशक कौन से हैं, तो न्योग्रोध आदि, ठीक है, अंजन आदि गण और आपका सारीवादि गण। ये क्या है आपके रक्त पित्त नाशक है, तो न्योग्रोध आदि गण, अंजन आदि गण तथा सारीवादि गण जो है वो आपका रक्त पित्त नाशक है। अस्थि संधान के विषय में बात करें तो अस्थि संधानक कौन से हैं, जो अस्थि का संधान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि मेनली नोग्रोध आदि गण, अम्बष्ठ आदि गण, ठीक है, प्रियंग आदि जो है वो मिलने के आपके अस्थि संधानक है। तो कौन से नोग्रोध आदि गण, अम्बष्ठ आदि गण और प्रियंग आदि गण, ये मिले आपके अस्थि संधानक है। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या बोला गया है, ज्वरघ्न के विषय में बताया गया है। जो ज्वरघ्न है कौन से हैं ज्वरघ्न वाले गण, तो गुरुच्यादि गण हो गया, आरकवद आदि गण हो गया तथा पटोल आदि गण हो गया। ये क्या है आपके मेनली ज्वरघ्न होते हैं। तो गुरुच्यादि, आरकवद आदि और पटोल आदि ये क्या है, ज्वरघ्न होते हैं, जो ज्वर को हरने वाले होते हैं। फिर अश्मरी नाशक कौन से हैं, तो अश्मरी नाशक के अंतर्गत आपका मुष्कादि गण हो गया, उष्कर आदि हो गया, ठीक है, विरत वर्णादि हो गया। ठीक है, ये क्या है, अश्मरी नाशक है। फिर बात करते हैं अग्निदीपक। तो अग्निदीपक कौन से हैं, जो अग्नि को बढ़ाते हैं, तो गुरुच्यादि गण की जो औषधियाँ हैं वो बढ़ाती हैं तथा अम्लक आदि जो गण की औषधियाँ हैं वो क्या है, अग्नि को बढ़ाते हैं। विषग्न के विषय में बात करें तो विषग्न में आपका जो है पटोल आदि, एलादि, ठीक है, अंजन आदि, श्याम आदि तथा अर्क आदि आता है। ठीक है, तो विषग्न में आपका पटोल आदि, एलादि, अंजन आदि, श्याम आदि तथा अर्क आदि आता है।
दह शामक के विषय में बात करें तो दह शामक में आपका उत्पल आदि, सारीवादी, अंजन आदि जो गण हैं वो मेनली दह शामक के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पल आदि, शारीवादी, अंजन आदि जो गण हैं वो दह शामक के अंतर्गत आते हैं। रिद्ध के अंतर्गत आपका उत्पल आदि तथा वटादि आते हैं। तो रिद्ध के अंतर्गत आपको उत्पल आदि तथा वटादि आते हैं। इसके अलावा योनि दोषर के अंतर्गत आपका न्योग्रोदादि गण, ठीक है, मुस्तकादि गण तथा लोद्रादि गण आते हैं। तो योनि दोषर के अंतर्गत न्योग्रोदादि गण, मुस्तकादि गण तथा लोद्रादि गण आते हैं। फिर शुक्र दोष नाशक के अंतर्गत आपका मुस्कादि जो गण है वो आता है। तो शुक्र दोष नाशक के अंतर्गत मुस्कादि जो गण है उसको रखा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। देन बात करते हैं स्तन्य शोधन के अंतर्गत। तो स्तन्य जो शोधन है, ठीक है, स्तन्य शोधन है उसके अंतर्गत आपका क्या है मेनली, तो यहाँ पे आपके स्तन्य शोधन देख रहे हैं। तो स्तन्य शोधन के अंतर्गत मुस्कादि गण आता है, ठीक है, इसके अलावा हरिद्रादि गण आता है और वचादि गण आते हैं। इसी प्रकार अतिसार जो नाशक है उसके अंतर्गत आपका हरिद्रादि गण, वचादि गण ये मिल जाते हैं। और पक्व अतिसार नाशक, देखो अतिसार और पक्व अतिसार, ठीक है, मतलब आम अतिसार और पक्व अतिसार, ठीक है। अतिसार के भी दो टाइप बताए गए हैं, मैं ये थोड़ा सा स्किप कर दिया था गलती से, ठीक है। तो आम अतिसार में जो रहेगा वो हरिद्रादि गण, वचादि गण आएगा, और पक्व जो अतिसार रहेगा उसमें न्योग्रोदादि गण मिल आएगा, ठीक है, ये संग्राही है, ठीक है। तो आम अतिसार में आम जो अतिसार रहेगा, ठीक है, आम अतिसार में आपका हरिद्रादि गण और वचादि गण आएगा, ठीक है। और पक्व अतिसार में क्या आएगा आपका न्योग्रोदादि गण आएगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा AAHVPN, ठीक है, इस नोट्स का पासवर्ड है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो पेज है वो फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इसके आगे का जो पॉइंट है वो अपन देखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।